हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार फ्री एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही खास है। आपको मालूम होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको लेंस पढ़ाए थे और लेंस बहुत बार एग्जाम में आते हैं। जैसे लेंस का टॉपिक था वैसे ही है दर्पण का, जिसे हम बोलते हैं मिरर। लेंस को बोलते हैं हिंदी में ताल। लेंस इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश वर्ड में लेंस बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं ताल, लेकिन दर्पण हिंदी है, इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। तो दर्पण में आपको मैं बता देता हूं कि हम समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण को बोलते हैं प्लेन मिरर, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर और अवतल को कॉनकेव मिरर कहा जाता है। इनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं हम सब देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपको एग्जाम में। अगर स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो भाई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरा का पूरा थ्योरी से लेके सारी चीजें समझ में और एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। लेकिन हाँ, इनको समझने से पहले थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्पण के बारे में, कि जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रहेंगे उसमें? एक रहता है समतल और एक रहता है गोलीय दर्पण। कौन कौन सा? समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण रहता है वो दो प्रकार का होता है, एक उत्तल और एक अवतल। तो गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, केवल दो प्रकार के दर्पण होते हैं। लेकिन गोलीय दर्पण फिर से उत्तल और अवतल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ये दोनों हैं वो गोलीय दर्पण के हिस्से हैं, जबकि समतल दर्पण एक सेपरेट अलग होता है। तो मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार के होते हैं, लेकिन संख्या में तीन होते हैं। संख्या में कौन कौन से होते हैं? एक होता है समतल, एक उत्तल, एक अवतल। तो ये तीनों लिखे मैंने। दर्पण कितने होते हैं? तीन होते हैं। लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। एक छोटी सी बात है, लेकिन हो सकता है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तो तीन होते हैं संख्या में, इस प्रकार। तो ये बेसिक नॉलेज दी मैंने आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आए भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो यहाँ पर मैंने टेबल बना के रखी, यहाँ से क्वेश्चन तो कई बार आए हुए हैं और ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। आपको याद रखना है, रेलवे के इतने सारे सेट बनने वाले हैं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन मिलेगा और आपको याद आ जाएगा कि मैंने यहाँ से क्या क्या बताया था आपको। तो सबसे हम बात करते हैं चित्र एवं परिभाषा। जैसे हम जानते हैं कि हम इसी तरह से पढ़ते हैं टेबल के द्वारा, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो चित्र कैसा बनता है समतल दर्पण का? तो चित्र ऐसे बनता है, ये हो गया, और एक तरफ इसमें क्या कर देते हैं? लेप कर देते हैं। लेप किसका करते हैं? आपने देखा होगा मिरर, है ना? तो एक तरफ लेप होता है, वो चांदी का भी लेप हो सकता है, पारा जिसे मरकरी कहते हैं, Hg, तो चांदी का हो सकता है, मरकरी का हो सकता है, या तारपीन के तेल का। तीन चीजों का लेप होता है। किसी भी कांच में एक तरफ लेप कर दिया जाता है चांदी, पारा या मरकरी का तेल, और एक तरफ जिस तरह लेप नहीं होता वो सतह होती है परावर्तक सतह, वो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती है। तो मान लेते हैं कि इस साइड लेप हो गया, तो परावर्तक सतह कहाँ होगी? इस साइड होगी, ठीक है। इसमें जो कौन सा है? उत्तल दर्पण। तो आपको याद रखना है, ये उत्तल दर्पण कैसा रहता है? ये ऐसा रहता है, यहाँ पर लेप यहाँ होता है, ठीक है। उत्तल में उभरी हुई सतह परावर्तक सतह कहलाती है, याद रखना। और अवतल दर्पण में कौन सी होती है? ये अंदर धसी हुई सतह परावर्तक सतह कहलाती है। और लेप कहाँ होता है? इस साइड। तो लेप आपको हमेशा किस साइड करना है? राइट साइड करना है लेप, है ना। लेप हमेशा इस साइड रहेगा, इस साइड, ठीक है। और परावर्तक सतह इस साइड वाली है। जैसे देखो, इसकी परावर्तक सतह ये वाली है। जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ से आएगी तो परावर्तित होकर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे इसमें आपको याद रखना है। तो इसमें मैं इस टाइप से एक मुख्य अक्ष खींच देता हूँ और यहाँ पर ध्रुव P बना दिया। इसमें भी मैंने यहाँ पर ध्रुव बना दिया P, और ये होगी मुख्य अक्ष। अब आपको याद रखना है, ये इस प्रकार का क्या है? ये उत्तल दर्पण है। और ये वाला कौन सा है? अवतल दर्पण, जिसको अवतल को बोलते हैं कॉनकेव और उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। अब ये क्या हो गया? इसका चित्र हो गया। परिभाषा क्या होगी? तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है या परावर्तक सतह कैसी है? समतल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो आप बोलोगे ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है समतल दर्पण कहलाता है। और ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है जिसको बोलते हैं वल्गिंग आउट, है ना। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। और ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर धसी हुई होती है जिसको बोलते हैं बेंट इन सरफेस, ये कैसी है? अंदर धसी हुई है, इसको बोलेंगे बेंट इन, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो इससे इसकी परिभाषा ऐसी लिखी होती है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ तो लेप है किसी ना किसी का, चांदी का, पारे का या तारपीन का तेल का,
ठीक है। तो ए परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह जिसकी समतल होगी उसे समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह जिसकी उभरी हुई होगी, बल्किंग आउट होगी या उभरी हुई होगी, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और परावर्तक सतह जिसकी धसी हुई होती है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कार्य और नाम की, क्या काम है इनका, उसी आधार पर इनका नाम हो जाता है। तो इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना है, इससे क्वेश्चन भी नहीं बनते ज्यादा, तो आपको ध्यान देना है उत्तल और अवतल, यहीं से कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लेंस भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमेशा इनसे आता है। तो कार्य और नाम का हम बात करें तो बताइए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनका कार्य क्या है। तो देखो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष होती है, तो हम बोलते हैं अनंत से आने वाली एवं मुख्य अक्ष के समांतर, अनंत से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर। अब एक चीज याद रखना कि जो दर्पण होते हैं वो परावर्तित करते हैं प्रकाश की किरणों को, और लेंस अपवर्तित करते थे। लेंस जब भी प्रकाश की किरणें आती थी तो इस साइड निकलती थी, हमेशा इस साइड निकलेंगी, या तो वो मिलती थी या फिर और दूर हट जाती थी, लेकिन निकलती थी एक साइड से दूसरी साइड। लेकिन ये वो लेंस थे, इसलिए वो अपवर्तन के सिद्धांत पर, रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लेकिन दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो दर्पण हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, याद रखना, और लेंस हमेशा अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इन पे आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा परावर्तित होगी, रिफ्लेक्ट होती है। अब रिफ्लेक्ट होके पास जा रही है दूर मिल रही है, ये आपको याद रखना है। तो उत्तल दर्पण अनंत से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को फैलाता है, दूर फैलाने का कार्य करता है। ये ऐसा फैलाएगा, यहाँ से इस टाइप से, ये दूर फैलाने का काम करता है, तो इस टाइप से फैलाता है। और ये क्या करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इस टाइप से फैला देता है कि बाद में आके ये कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर मिलती हैं, इस टाइप से, यहाँ पर एक ना एक ऐसा बिंदु होगा मिल जाएंगे। तो उत्तल दर्पण अनंत से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है ना। और फैलाने का काम का मतलब अपसारित करता है, तो इसको बोलते हैं अपसारित करना। फैलाना को हम बोलते हैं डाइवर्ज करना, इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्ज करना, और हिंदी में बोलते हैं अपसारित करना। तो इस चीज को बोलते हैं हिंदी में अपसारित करना, इसलिए इसका नाम हो जाएगा अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। और ये क्या करता है, ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है या कन्वर्ज करता है किसी न किसी बिंदु पर, तो इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। याद रखना, अपसारी का मतलब है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर, और अभिसारी का मतलब है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। नेक्स्ट है प्रतिबिंब का प्रकार, कि कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना, मैंने आपको हमेशा बताया है कि इन दोनों में क्या याद रखोगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है ना। तो उसके लिए आपको याद, प्रतिबिंब हमेशा दो प्रकार के होते हैं, या तो वास्तविक उल्टा रहेगा या आभासी सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो बताइए इसमें कैसा बनेगा। अगर हम समतल दर्पण की बात करते हैं, इसमें लिखा है प्रतिबिंब का प्रकार, किसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर आप बताओ क्या बताओगे, किसमें वास्तव में मिल रही है रेखाएं, जिसमें वास्तव में मिल रही है उसमें हम बोलेंगे। तो देखो इसमें वास्तव में मिल रही है कि नहीं, वास्तव में नहीं मिल रही रेखाएं, दूर हट रही, लेकिन इसमें प्रकाश किरणें रियल में मिल रही है, इसलिए रियल बनता है। तो इसमें बनेगा वास्तविक एवं उल्टा, इसमें बनेगा आभासी एवं सीधा। तो आप बोलोगे इसमें बनेगा वास्तविक एवं उल्टा, इसमें आभासी एवं सीधा। इनका आपको ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर किसी ना किसी बिंदु पर मिलाता है वास्तव में, इसलिए हम बोलते हैं वास्तविक एवं उल्टा। इसमें किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिला रहा है, ये कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं कि मिलेंगे ये इस साइड, तो इसलिए आभासी एवं सीधा, ये याद रखना। अब हम प्रतिबिंब का आकार की बात करते हैं कि किसमें कैसा बनेगा आकार। तो आपको याद रखना है, जितना बड़ा साइज होगा है ना, वस्तु का साइज जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब का साइज भी उतना ही बनता है, सेम साइज का बनता है समतल दर्पण में। तो आप बोलोगे समान आकार का, मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान, तो आप बोलोगे समान आकार का बनता है। समान का मतलब जितने आकार की वस्तु है समान आकार का, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार समान आकार का, किसके, वस्तु के समान आकार का।
किस में बनता है? समतल में। आपने देखा होगा जितनी वस्तु का साइज होगा उतना ही प्रतिबिंब का साइज होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है और अवतल में क्या होता है? तो देखो, नाम छोटा है तो छोटा बनेगा, नाम बड़ा है इसमें तो बड़ा बनता है। तो आप ऐसे याद रखो कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा बनता है उत्तल दर्पण में और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है अवतल दर्पण में। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? समान आकार का वस्तु से छोटा, और यहां बोलोगे वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा, इसमें समान आकार का बनता है, इसमें वस्तु से छोटा बनता है, इसमें वस्तु से बड़ा बनता है। अब हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन की। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन मतलब होता है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। यदि किसी वस्तु का रेखीय आवर्धन 2 है, यदि किसी दर्पण का या यदि किसी लेंस का रेखीय आवर्धन 2 है, इसका मतलब उस लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है, ऐसा होता है। तो ये याद रखना है। रेखीय आवर्धन का मतलब होता है, रेखीय आवर्धन जिसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, m बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, ठीक है ना। तो जिस वस्तु का मतलब वस्तु से छोटा, अगर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है रेखीय आवर्धन m का मान 1 से कम होता है। तो इसका मतलब ही है कि आकार जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बन रहा है। इसमें क्या लिखा है? प्रतिबिंब का आकार कैसा बनता है उत्तल दर्पण में? वस्तु से छोटा। इसका मतलब है इसका रेखीय आवर्धन 1 से कम होता है। प्रतिबिंब छोटा है तो इस रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम होगा। प्रतिबिंब अगर बराबर है वस्तु के तो इसका रेखीय आवर्धन का मान 1 के बराबर होता है। और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है तो रेखीय आवर्धन का मान भी 1 से ज्यादा होगा। अगर रेखीय आवर्धन का मान 2 है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 2 गुना रहता है, इस टाइप का चलता है। तो आप बोलोगे रेखीय आवर्धन m का मान 1 रहता है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर है ना, समान होता है। और रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम होता है क्योंकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज्यादा होता है क्योंकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है अवतल में। अब हम बात करते हैं क्षमता और फोकस दूरी की। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अवतल दर्पण की, जैसे अवतल लेंस में बताया था मैंने, वही सेम दर्पण में है कि इसकी क्षमता और फोकस दूरी दोनों नेगेटिव लेनी पड़ेगी आपको, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। तो अवतल दर्पण में उसकी क्षमता भी, जिसको हम बोलते हैं पावर, वो भी नेगेटिव होगी और फोकस दूरी वो भी नेगेटिव होगी। लेकिन उत्तल दर्पण की बात करें तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगी, दोनों की दोनों पॉजिटिव रहेंगी उत्तल दर्पण में क्षमता और फोकस दूरी। लेकिन अगर हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो क्षमता 0 होती है और फोकस दूरी अनंत होती है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, समतल दर्पण की क्षमता 0 होती है जबकि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। तो फोकस दूरी अनंत होती है और क्षमता इसकी 0 होती है। याद रखना, m का मान इसके लिए 1 होता है, m का मान इसके लिए लेस देन 1 होता है, इसके लिए ग्रेटर देन 1 होता है। और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं इसमें, कब लेस देन 1 भी हो सकता है, तो वो मैं अच्छे से जब बताऊंगा आपको प्रतिबिंब के आकार के बारे में तो और भी कंडीशन समझाऊंगा कि क्या क्या हो सकती है, ठीक है। कैसा, इनमें ध्यान रखना कि कैसा प्रतिबिंब बनता है। और अवसारी और अभिसारी किसे बोलते हैं दर्पण को? अगर पूछे कि अपसारी दर्पण कौन सा है तो अपसारी दर्पण होता है उत्तल दर्पण, लेकिन अपसारी लेंस होता है अवतल लेंस। याद रखना, इनमें उल्टा रिलेशन होता है। मैंने पिछली बार बताया था कि अब अपसारी दर्पण तो बोले कि उत्तल दर्पण, लेकिन अपसारी लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस ना हो के अपसारी लेंस होता है अवतल लेंस, जबकि अभिसारी लेंस जो होता है वो होता है उत्तल लेंस। ये याद रखना, यहीं से गलती होती है बहुत सारे स्टूडेंटों की। तो पिछला वीडियो दर्पण का जरूर देखना जो मैंने बताया था, लेंस का, सॉरी। तो लेंस और दर्पण दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उनके नोट्स बना लो और क्वेश्चन सॉल्व करके देखो किसी भी बुक के, आपसे 99% क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और जो नहीं बनेंगे न्यूमेरिकल वाले तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि जब भी अवतल दर्पण या अवतल लेंस लिखा हो उसकी फोकस दूरी दी हो, क्षमता दी हो, हमेशा नेगेटिव लेना है आपको, है ना। और उत्तल दर्पण लिखा हो तो उसकी चाहे लेंस लिखा हो चाहे उत्तल दर्पण, इनके लिए पॉजिटिव ली जाती है फोकस दूरी हमेशा, ठीक है। और समतल दर्पण के लिए क्षमता 0 होती है, फोकस दूरी अनंत होती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बताइए कमेंट करके कि सारी चीज़ें समझ में आई आपको अच्छे से कि नहीं आई। और व्हाइट बोर्ड में सबसे दिख रहा है, अगर एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे बाद में कभी भी आप देखना चाहो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि समझने के बाद जब एक नज़र भी डालोगे आप इस पर तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हाँ ये था। और डायरेक्ट आप देखोगे, कोशिश करोगे समझने की, तो नहीं आएगा समझ में। तो बस इतना ही बताना था, ये टॉपिक लगभग कंप्लीट है। अब इसका उपयोग रह गए हैं दर्पण के
कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है किसका, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उपयोग समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनके उपयोग से भी क्वेश्चन आते हैं, इनके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये टॉपिक बड़े हैं, धीमे धीमे हम पढ़ते जाएंगे सारी चीज़ों को, बस आप रिविजन करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। धन्यवाद।